दोस्तों सोचिए कि उस देश की 43% से ज्यादा आबादी सोशल मीडिया यूज करती हो, अचानक उस देश में सोशल मीडिया पर बैन लग जाए तो क्या होगा। वो सोशल मीडिया जो उनके दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा है, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जिसके बगैर लोगों के 1 घंटे नहीं कटते, अगर वो बैन कर दिए जाए तो कल्पना कीजिए कि उस देश के लोगों का जीवन कितना कठिन हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ जब नेपाल सरकार ने दुनिया को झकझोर देने वाला एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में अब हर तरफ चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ खबर भारत से है। दूसरी तरफ खान सर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए तो अमेरिका भारत में जीमेल सर्विस बंद कर सकता है और इससे यूपीआई, व्हाट्सएप, फेसबुक और यहां तक कि फोन पर भी काम करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सच है? चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह खबर न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में एक समय चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? लोगों को इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं और नेपाल का संचार विभाग इस मामले में क्या कर रहा है, आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह बैन हुआ क्यों। नेपाल सरकार ने कहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट जैसे 26 प्लेटफॉर्म ने नेपाल में आधिकारिक पंजीकरण कराया ही नहीं है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को 28 अगस्त से 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मेटा, अल्फाबेट और अन्य बड़े प्लेटफॉर्म जो इनमें नामों में आते हैं, उन्होंने इस अल्टीमेटम की अनदेखी की। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट और सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और जवाबदेही बनाने के लिए जरूरी है। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां स्थानीय नियमों का पालन करें और स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करें और अनचाहे कंटेंट पर निगरानी रखें। लेकिन कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। क्या यह सेंसरशिप की ओर एक बड़ा कदम है? यह सवाल हर किसी के मन में इस समय चल रहा है। अब बात करते हैं कि इस बैन से आम लोगों को परेशानियां कितनी होने वाली हैं। नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है दोस्तों। जुलाई 2025 तक करीब 51% आबादी फेसबुक यूजर थी और कुल 43.5% लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। अब जब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे ऐप बंद हो गए हैं तो लोगों का संपर्क एक दूसरे से टूटने लगा है। विदेश में रहने वाले नेपाली अपने परिवार से व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेंजर के जरिए बात भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे व्यवसायी या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, अब ग्राहकों तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है। स्टूडेंट्स को यूट्यूब से पढ़ाई का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि हम अपने परिवार से कैसे जुड़ेंगे। और यह सिर्फ एक यूजर का सवाल नहीं है, यह सवाल नेपाल के लाखों लोगों का है। वहीं कुछ लोग चीनी ऐप को जैसे टिकटॉक और वाइबर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन क्या यह विकल्प सबकी जरूरतें पूरी कर पाएगा? अब दूसरी तरफ जरा भारत से जो खबर आ रही है उसको समझने की कोशिश करिए, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि जीमेल भारत में बंद हो जाएगा। सबसे पहले जीमेल बंद होने का मतलब क्या है यह भी समझिए। जीमेल गूगल की ईमेल सर्विस है जिसका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जीमेल का यूपीआई, व्हाट्सएप या फोन से कोई सीधा संबंध है नहीं। यूपीआई को एनपीसीआई चलाता है जो भारतीय डेटा सेंटर पर काम करता है। इसका गूगल से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर जीमेल बंद भी होता है तो यूपीआई, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप पहले की तरह काम करते रहेंगे। गूगल के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। विशेषज्ञों का मानना है कि गूगल अपनी सर्विसेज बंद करके खुद को नुकसान क्यों ही पहुंचाएगा। साथ ही भारत सरकार के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूपीआई जैसे सेवाओं को बिना विदेशी कंपनी के भी, बिना उनके सपोर्ट के भी चला सकता है। तो दोस्तों, खान सर का दावा भले ही चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन यह तथ्यों पर खरा नहीं उतर रहा है। जीमेल बंद होने से भारत की डिजिटल दुनिया रुकने वाली नहीं है। हमारे पास विकल्प मौजूद है और भारत की तकनीकी ताकत इसे संभाल भी सकती है। अब एक बार फिर से नेपाल की ओर लौटते हैं। नेपाल का संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। मंत्रालय ने नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आदेश दिया है कि सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जरिए इनका रास्ता बंद कर दिया जाए। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कहा है कि हमने कंपनियों को बार बार नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। मंत्रालय का कहना है कि अगर ये प्लेटफॉर्म रजिस्टर हो जाएं तो बैन हटाया जा सकता है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे
प्रेस फ्रीडम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। कुछ का मानना है कि सरकार की शर्तें इतनी सख्त हैं कि कंपनियां जानबूझकर रजिस्ट्रेशन से बच रही हैं। क्या यह डिजिटल नियंत्रण की ओर नेपाल का पहला कदम है या सिर्फ नियमों को लागू करने की कोशिश? ये एक बहस जारी है। कहा यह भी जाता है कि नेपाल राजनीति में चीन की दखलंदाजी रहती है और इस समय चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के इस फैसले को चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, नेपाल का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि डिजिटल स्पेस को जिम्मेदार बनाना जरूरी है ताकि फेक न्यूज और गलत कंटेंट पर लगाम लग सके, और दूसरी तरफ लोग इसे अपनी आजादी पर हमला मान रहे हैं। अगले कुछ दिन नेपाल के लिए बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या नेपाल सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगी या फिर यह बैन लंबे समय तक रहेगा? यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।